नमस्कार, मैं हूं अभय मिश्रा और बैठा हूं मैं कांग्रेस महासचिव शैलेंद्र दीक्षित के आवास पर। एक तरफ कोरोना महामारी जो पूरे देश और दुनिया में कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही जटिल हो चुके हैं। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कई बातें करेंगे, कोरोना की बातें करेंगे, देश की बातें करेंगे, विदेश की भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप बीपी भी बढ़ा था और चलिए कोई बात नहीं, अस्वस्थ भी थे 4-5 रोज से। और ये कैसे जाएगा कोरोना? देखिए, बड़ी अनिश्चित स्थिति है। जो सरकारें जो शुरू में बहुत तेज़ी से दिशा निर्देश लेकर के आई थी, मुझे लगता है कि जब कोरोना की ये बीमारी चरम पर है तो इस देश में अनिश्चित की स्थिति हो गई है। न सरकार से कोई अच्छा आश्वासन मिल रहा है, न आम जनता को इस बात का कहीं से भरोसा मिल रहा है कि अगर वो इससे पीड़ित होती तो उसको सही इलाज मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत अनिश्चय की स्थिति खड़ी हो गई है। आज हम सभी ये सोच रहे हैं कि कल अगर कोई भयवश सारी जनता परेशान है कि अगर कहीं कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो हमें इलाज कौन देगा, कहाँ से हमें सुविधा मिलेगी, हमारे शहर में बेड बचे हैं कि नहीं बचे हैं, डॉक्टर की उपलब्धता है कि नहीं है। तो बहुत अनिश्चितता का माहौल है और ये चिंता का विषय है। शैलेंद्र जी, ये तो प्राकृतिक आपदा है। नहीं, निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो ये जनता को बचाने का दायित्व तो सरकारों का है और सरकारों को ही भरोसा पैदा करना चाहिए जनता के बीच में कि घबराइए मत, अगर आप इससे ग्रसित होंगे तो हम आपके इलाज के लिए तैयार हैं। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो या जो देश की स्थिति हमारे सामने दिख रही है, उससे मुझे लगता है कि जनता के अंदर भरोसा टूट रहा है और जनता भयभीत है। वो नहीं समझ पा रही कि उसको सही इलाज मिल पाएगा या सही ढंग से उसकी देखरेख हो पाएगी। एक भय का वातावरण समाज में इस महामारी को लेकर के फैलता चला जा रहा है। तो आखिर उपाय कैसे आप समझते हैं, तो कैसे दूर हो सकते हैं? निश्चित तौर पर सरकार को बहुत प्रभावी योजनाएं बनानी चाहिए और जनता के बीच अपनी योजनाओं का लेकर के आना चाहिए। उसके प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, आप जो है इसके सामान्यतः नियमों का पालन करते रहें। एक जागरूकता जनता के बीच में पैदा करें कि जिस तरीके से दूरी बना के रहना है, शारीरिक दूरी बना के रहना है, मास्क लगाना है, बहुत भीड़ भाड़ स्थानों पर नहीं जाना है। इसके अलावा अगर आपको परेशानी होती है तो आपको उत्पीड़न नहीं होता है। आदमी बहुत से डरा हुआ है कि अगर हमको कोरोना हो जाएगा तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमको जेल में बंद कर देंगे, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। जो शुरुआत में इस तरीके की कार्रवाइयाँ हुई, नर्सिंग होम वाले डर के बैठ गए, डॉक्टर घरों में बैठ गए। जो अन्य बीमारियों से भी जो इलाज मिल रहा है तो वो भी आज शहर में बंद है। अगर आपको कोई ज़रा सी परेशानी हो जाए तो डॉक्टर आपको देखने के तैयार नहीं, क्लिनिक बंद चल रहे हैं। तो जो मोहल्ला क्लिनिक थे, जो सामान्य बीमारियों को लेकर के जनता को इलाज मिल रहा था, वो भी इस समय बंद है। तो बड़ी उहापोह की स्थिति और बड़ी चिंता की स्थिति है इस समय। अच्छा, सत्ता पक्ष का आरोप ये लगता रहा कि जब कोरोना फैला और देश में लॉकडाउन हुआ, जिसमें तरह तरह के उपाय बताए, प्रधानमंत्री जी ने बताए, योगी जी ने बताया, उत्तर प्रदेश में विपक्ष कहीं नहीं दिखाई पड़ा भूमिका में। नहीं, विपक्ष तो अपनी भूमिका में था कि विपक्ष का काम था, उनको सहयोग कर रहा था। लॉकडाउन का हम लोगों ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने लॉकडाउन में उनके साथ खड़े होकर के किए। लेकिन हम ये जरूर उनसे कहते रहे कांग्रेस के लोग कि लॉकडाउन के बाद की आपकी योजनाएं क्या हैं। माने लॉकडाउन 3 खत्म हुआ और इसके बाद अनलॉकडाउन 1 शुरू कर दिया, कोई योजना तो नहीं दे पाए ना कि हम इस बीमारी से कैसे बचेंगे। देखिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज कहीं अभी धरातल पर आया नहीं है। जो 500, 700, 1000 करोड़ की यूनिटें थी वो तो उनको तो कह दिया आपने, दे दिया। जो छोटे छोटे यूनिटें वर्किंग कैपिटल के अभाव में बंद हो रही हैं, जो बिजली बिल नहीं जमा करने के अभाव में बंद हो रही हैं, जो अपने तनख्वाह नहीं दे पा रही, बंद हो रही, उनके लिए कोई पैकेज अभी धरातल पर आया नहीं, ना कोई बैंकों को दिशा निर्देश न दे रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज घोषणा की, आपको समझ में आया है क्या ये? नहीं, निश्चित तौर पर उन्होंने एक योजनाबद्ध ढंग से एक पैकेज दिया, देश के सामने दिखाने की कोशिश की है कि हम अपने जीडीपी का 10% हम इस योजना में खर्च करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो वो एक काल्पनिक है, अभी उसको मैं काल्पनिक मानता हूँ। जब वो पूरा ज़मीन पर उतर आएगा तो ये माना जाएगा कि इतना 20 लाख करोड़ खर्च हुआ। लेकिन जो बहुत अति सूक्ष्म उद्योग हैं, जो रोज़गार देते हैं आदमी को बड़े संख्या में, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और आने वाले 2-3 महीने में हमें लगता है कि वो बंदी की ओर जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 3 महीने बिजली, 3 महीने लॉकडाउन रहा, 3 महीने के बाद आपने बिजली के बिल गलत सलत सब प्रस्तुत कर दिया और एक साथ जमा करने की बात की गई।
प्रश्न ये उठता है कि जब 3 महीने उद्योगपति ने एक पैसा कमाई नहीं की तो एकदम से 3 महीने का बिल कहाँ से जमा कर सकता था, उसको उसमें छूट दी जानी चाहिए थी। इस तरीके से बहुत सी गृह कर, जल कर, सब तरीके की नोटिसें आपने खुलते ही लॉकडाउन जारी कर दिया, जबकि जनता को और उद्योगपतियों को इस पर राहत दी जानी चाहिए थी, इसको पार्ट में लिया जाना चाहिए था। अच्छा, आपको समझ में आया कि नहीं आया 20 लाख करोड़ रुपए? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मुझे बस इतना समझ में आया कि ये 20 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है ये प्रोजेक्टेड बजट है, जिसमें वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे ये हम दे देंगे, इतना दे देंगे, जब हम इकोनॉमी से इतना काट करके इन योजनाओं में दे देंगे। लेकिन जिन दिशाओं में देना चाहते हैं वो दिशाएं पर्याप्त नहीं है इस मंदी से उबारने के लिए। उसको फिर से उसकी रचना की जानी चाहिए। और जो अति सूक्ष्म लोग हैं या जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, बहुत गरीब लोग हैं, जो 7-8 हज़ार वाली नौकरी वाले हैं, जिनको चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा, उन सबको भी मान लीजिए 3 महीने हमें तनख्वाह नहीं मिली और हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसका हम इलाज कहाँ से कर पाएंगे। तो कुछ सीधे तौर पर चिकित्सा, शिक्षा, इन सब में भी मदद दी जानी चाहिए। कह रही है कि हमने 3 महीने जो है 1,000 रुपए अकाउंट में भी दिए, लोगों की मदद। कितने लोगों को दी है? कितना बड़ा देश है, राशन दिया, कितना बड़ा देश है और कितने लोगों को मिला है, ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। जो सड़कों पर उतर आए, जो भूखे नंगे सड़कों पर चले आए, भूख से मर भी गए, तो कितने लोग थे। अगर सभी को मिल लिया होता, जो लाखों की संख्या में प्रवासी सड़कों पर उतर कर पैदल चल रहा था वो चल ना रहा होता, अगर उसको घर बैठे खाना मिल रहा होता और उसको आर्थिक मदद मिल गई होती, तो लाखों मजदूर जो सड़कों पर उतर आया, मर गया, चलते चलते पैदल, ट्रेन में कट के मर गया, गाड़ियों के नीचे दब के मर गया, उन्हें मरना। तो हम दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सरकार नहीं दे रही, देना चाहिए सरकार को, लेकिन ये भी आकलन करना चाहिए कि कितने लोगों का देश है, कितने लोग गरीब हैं और कितने लोगों तक मदद पहुंची है, और जिन तक नहीं पहुंची है वो कैसे जिंदा 3 महीने से, इस पर भी तो अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन देश की जनता ये भी कह रही है, प्रदेश की जनता जो कह रही है, शहर की जनता कह रही है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं आक्रामक रुख सरकार की इन सब नाकामियों के लिए निश्चित तौर पर इस समय हम आंदोलन तो कर नहीं सकते, महामारी एक्ट लगा है, हम 5 आदमी से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आंदोलन किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, जेल में डाला ही नहीं गया, जेल में उनसे बाकायदे झाड़ू तक लगवा दी गई। तो सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती। मैं पूछता हूं कि 1000 बसों का प्रियंका गांधी ने वादा किया था, अगर 800 भी बसें दे दी उन्होंने तो क्या अपराध किया? क्या उन 800 बसों का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो कह रहे हैं कि बस दी कहाँ, तो उसमें 800 आपके मीडिया ने, हम कह रहे कुछ स्कूटर के होंगे, कुछ कार के होंगे, लेकिन 862 बसें तो वहां पर खड़ी थी मौके पर, मीडिया ने जाके खुद उसका आकलन किया। तो 1000 नहीं थी तो क्या 862 का प्रयोग नहीं किया जा सकता था? केवल इसलिए नहीं किया गया कि इससे सरकार की छवि खराब होती कि आप कर नहीं पाए और कांग्रेस ने करके दिया है। तो इस समय ये सोचने का वक्त नहीं है। सोचना ये है कि जो जनता दहशत में है इस बीमारी से, जो जनता गिरती अर्थव्यवस्था से भुखमरी पर खड़ी है, जो लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए। चलें जी, आखिरी 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बिल्कुल स्पष्ट हमको चाहिए इसके लिए। कोरोना महामारी एक जो बहुत भयानक महामारी, इसमें नहीं लगता आपको कि राजनीति से किनारे करके हम इसको सब दल को साथ मिलके, सोशल सामाजिक संगठनों को साथ मिलके इस कोरोना की लड़ाई में अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए? बिल्कुल सारी भूमिका निभानी चाहिए। इसमें कोई किसी से टांग खींचने की बात नहीं की जानी चाहिए। और आपको देखिए कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश ने, पूरे देश में जो लोग गरीब थे, जो कमज़ोर थे, उनके साथ उनको खाना बांटने की कोशिश की, अन्न बांटने की कोशिश की, मास्क बांटने की कोशिश की, उन्हें साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की। हमने जो सरकार का अभियान था, हम सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए इन सब चीज़ों में। लेकिन जहाँ पर कमी रह जाती है वो बात तो हमें कहने का अधिकार है कि अगर इलाज नहीं मिल पाता है, कानपुर में जो मौतें हुई हैं उसमें से मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अधिकांश मौतें हुई हैं, उनकी जाँच तब आई जब मृत्यु हो गई। कोरोना से आदमी संभावित आदमी भर्ती किया गया और उसकी जांच रिपोर्ट तब आती जब उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसको इलाज किस बात का मिला होगा? अंदाज़ा लगाइए। अधिकांश मौतें कानपुर में ऐसे हुई, आप लोगों ने भी दिखाया है कि मृत्यु के बाद आया कि ये कोरोना पॉजिटिव था। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, और ये कमी चाइना पे आपकी सरकार की आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, आप क्या उसकी राय है, और आपकी अपनी पर्सनल अगर देखा जाए तो चाइना की गतिविधियाँ इस समय देश के अंदर है, क्या कहेंगे? देखिए, चाइना की जो घटना है, जो सैनिक शहीद हुए, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
हम इस मुद्दे पर देश के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं और चाइना की आलोचना करते हैं। हमें बड़ा अचंभा है कि 48 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि वार्ता होते होते वारदात हुई है। हम तो इसको वारदात कहते हैं। हमला हुआ हमारे सैनिकों पर, एक तरफ वार्ता भी चल रही हाई कमीशन लेवल पर सैनिक अधिकारियों के बीच में, और उस बीच में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है। तो ये विश्वासघात है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। 18 बार उनकी 7 साल के अंदर 18 बार मोदी जी उनके राष्ट्रपति से मिले हैं। 5 बार मोदी जी चाइना गए। इतना उन्हें सम्मान देने के बाद, विश्वास देने के बाद, अगर उस देश की सरकार ने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया तो इसकी हम निंदा करते हैं। और हम इस मुद्दे पर देश में एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। जो सरकार का फैसला होगा, जो उसके साथ कांग्रेस भी अपना कंधे से कंधा मिला करके चाइना का विरोध करेगी। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे शैलेंद्र दीक्षित जी, कांग्रेस महासचिव, जिनसे हमने बात की, हर मुद्दों पे बात की, निगमीकरण को भी बात की, कोरोना पे भी बात की, सरकार की नाकामी जो उन्होंने बताई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार नहीं दे पा रही, उसकी बात की।